सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपका सेकंड पेपर हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, और आज का टॉपिक है आधुनिक काल में भारतेंदु युग। यानी इससे पहले हमने जो है आदिकाल पढ़ा था। आदिकाल हमने पढ़ लिया। आदिकाल के बाद में हमने भक्तिकाल अभी नहीं पढ़ा है और रीतिकाल भी हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन भारतेंदु युग यानी आधुनिक काल से संबंधित थोड़े प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो इससे टॉपिक को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आपको सिलेबस में आपका टॉपिक देखना है, आपको यूनिवर्सिटी नहीं देखनी है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाते हो, सर हमारी यूनिवर्सिटी के लिए है कि नहीं। आप अपने सिलेबस में जैसे आपके आधुनिक काल से संबंधित टॉपिक है, तो इसका मतलब है कि भारतेंदु युग आपके लिए लागू है, चाहे यूनिवर्सिटी कहीं भी हो। यानी भारत में चाहे कहीं की भी यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए यह है बिंदु है वो लागू हो जाता है। इससे आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी वीडियोज है वो सारे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, या आप अपना जो चैनल है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के और हिंदी साहित्य के जितने भी जो वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अलग बने हुए हैं, इंग्लिश के अलग बने हुए हैं, तो सभी विषयों के अलग अलग जो बने हुए हैं वहां से आप देख सकते हैं। वहां पर मॉडल पेपर भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, यानी हर तरह से है। तो आपको कहाँ जाना है, यानी इसकी वीडियो की जो चैनल है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में वहां पर सारी लिस्टें बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको बता देता हूं कि उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो लिंक है, यानी टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉलेज क्लासेज बाई डी आर रोज। यानी आपको इसमें स्पेस नहीं देना है, बिल्कुल ही स्पेस नहीं देना है, सीधा लिखना है। और जिससे आप जब भी स्पेस नहीं देंगे तो आप यानी इस चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां भी आप जुड़ सकते हैं, ऐड हो जाए, तो वहां पर डेली अपडेट होता ही रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी बहुत अधिक मदद करेगा। और भारतेंदु युग से संबंधित या आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न आपको ध्यान ही है, यानी आपके प्रश्न हमेशा आते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम जल्दी ही इसके जो मोस्ट क्वेश्चंस है उनका वीडियो भी पढ़ेंगे। यानी एक साथ हम जैसे मान लो 6 प्रश्न एक साथ पढ़ेंगे, तो एक साथ छह प्रश्न पढ़ेंगे, तो उनमें से यानी हम बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो वो भी हम जल्दी ही करने वाले हैं। और चैनल पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध करवाता रहूं। तो आइए चलते हैं भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए, भारतेंदु युग की सामान्य विशेषताएं लिखिए, या भारतेंदु युगीन साहित्यिक विशेषताएं लिखिए, या आधुनिक काल का काल विभाजन करते हुए भारतेंदु युग की विशेषताएं लिखिए। यानी आप इसमें क्या है, भारतेंदु युग से संबंधित नाम है, इसका मतलब है कि भारतेंदु युग की साहित्यिक विशेषताएं पूछी गई है। आपको पता है आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल का की शुरुआत है वो 1850 से मानी गई है ना। तो 1850, उसके बाद आधुनिक भारतेंदु काल आता है। भारतेंदु के बाद में द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी के बाद में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सामान्यतः आधुनिक युग का प्रारंभ भारतेंदु के जन्म काल से, यानी 1850 में उनका जन्म हुआ था, 1885 में देहांत हो गया। 1850 ईस्वी से ही माना जाता है। और इस युग में आदिकाल से चली आ रही सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के स्पष्ट संकेत देखने को मिलते हैं। इस युग में जो यानी आदिकाल से जो परिस्थितियां चली आ रही थी, उन सभी परिस्थितियों में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और रीतिकाल के अंत के साथ ही पुरानी सामंती व्यवस्था और संस्कृति भी मरणासन हो गई थी, क्योंकि रीतिकाल का अंत हो गया था और अब एक नए काल का जन्म हो गया था। भारतेंदु युग का नामकरण कैसे हुआ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, भारतेंदु युग का नामकरण। यानी 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में एक ऐसी महान साहित्यिक प्रतिभा का जन्म हुआ, जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा और कर्म शक्ति एवं आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर हिंदी साहित्य की धारा को एक नवीन दिशा की ओर मोड़कर उसे बहुमुखी बना दिया। यानी हिंदी साहित्य की धारा को एक नवीन दिशा प्रदान की, और वह दिशा भी बहुत आकर्षक दिशा थी। तभी क्या है कि भारतेंदु ने अपने समकालीन जो साहित्यकार थे, उन साहित्यकारों को संगठित करते हुए पथ प्रदर्शन कर उनमें नवीन चेतना को साहित्यिक माध्यम प्रदान किया। यानी पथ प्रदर्शन कर और उस नवीन चेतना को साहित्यिक माध्यम प्रदान किया। भारतेंदु ने एक नए साहित्य युग का आरंभ किया था। इसी कारण आचार्य शुक्ल ने
भारतेंदु की जन्म तिथि से ही आधुनिक युग का शुभारंभ माना है। आधुनिक युग का शुभारंभ है वो भारतेंदु की जन्म तिथि है 1850, उसी से माना जाता है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपके समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आप जरूर लिख के बताइएगा। दूसरा है भारतेंदु युग की सामान्य विशेषताएं या सामान्य प्रवृत्तियां, दोनों में से कोई भी आए। भारतेंदु काल में जिस युग चेतना का जन्म और विकास हुआ था वह आगे चलकर अधिक बलवती और विस्तृत और एक गहरा रूप धारण करती चली गई थी। और इस युग की प्रवृत्तियां इस प्रकार है। सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियां देख लीजिए। इसकी राजनीतिक प्रवृत्तियां क्या है? राजनीतिक प्रवृत्तियां जो है, राजनीतिक प्रवृत्तियां 1857 की प्रथम जो राज्य क्रांति हुई थी उसके दमन के उपरांत भारत में अंग्रेजों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया था। 1857 के बाद संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का राज हो गया था और मुगल कालीन राजतंत्र ने अंग्रेजों के सम्मुख पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण भी कर दिया था। वह जितने जो मुगल शासक थे वो भी आत्मसमर्पण कर दिया था और अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। इस समय अंग्रेजों ने एक ओर अपने व्यापार को समृद्ध बनाया, दूसरी ओर यहाँ के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, धार्मिक साहित्य आदि की भ्रांत व्याख्या करके और भारतीयों के मन में इन सब के प्रति तिरस्कार और हीनता के भाव पैदा करने शुरू की। अब जैसे मानो जब उनका यहाँ पर आधिपत्य हो गया, पूर्ण रूप से आधिपत्य हो गया, तो वो अपना व्यापार तो समृद्ध कर ही रहे थे, दूसरी ओर वो क्या कर रहे थे, अपनी जो प्राचीन इतिहास है, अपनी प्राचीन संस्कृति है, धार्मिक साहित्य है, उन सब की भ्रांत व्याख्या करते थे। अर्थात उनको यानी उनकी व्याख्या करने में वो उसे हीन मान करके व्याख्या करते थे कि ये बिल्कुल गलत है, झूठा है, ये पाखंड है, अंधविश्वास है, इस प्रकार। और सब भारतीयों के मन में हमारे भारतीय जो साहित्य है उसके प्रति तिरस्कार की भावना, हीनता के भाव पैदा करने शुरू कर दिए थे। अंग्रेजी राज से संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति सम्मान और मोह का भाव उत्पन्न करने का अपना अभियान भी उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने अंग्रेजी को महान तथा हिंदी आदि भाषाओं को और उनके बोलने में व्यवहार करने वालों को है दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि ईसाई प्रचारक भारतीय धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म, संस्कृति और इतिहास की मनमानी, भ्रांत और विरक्तिजनक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई और ईसाई धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने क्या है कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति पर ईसाई जो संस्कृति है उसका प्रचार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद है सामाजिक परिस्थितियां। देखिए उस समय सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक प्रवृत्तियां कैसी थी। भारतेंदु युग के दौरान सामाजिक स्थितियां और भी भयावह थी। यहाँ देश को विदेशी दासता से मुक्त कराने और भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा करने की भावना आरंभ में मंद गति से आगे बढ़ी। अर्थात उस समय यहाँ इतने लोग हैं वो नहीं थे जो अपनी देशभक्ति के बारे में सोच सके। इस समय भी प्रबुद्ध विचारकों ने भारतीय संस्कृति, धर्म एवं अस्मिता की रक्षा का बीड़ा उठाया था। उस समय भी बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने इस कार्य को किया। जैसे 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना करके हिंदू धर्म की एक नवीन युगानुरूप व्याख्या की थी और उस विशाल सांस्कृतिक आंदोलन को जन्म दिया। तो दूसरे विश्व युद्ध के पूर्व तक भारतीय जनमानस को विशेष रूप से हिंदी भाषी प्रदेश को आंदोलित कर रहा था। अर्थात तो दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 के समय, तो यानी दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय तक क्या है कि ये विशेष रूप से परिभाषित कर रहा था और उन्होंने उस आंदोलन को परिभाषित भी किया। और आर्य समाज ने हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति, इतिहास, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा आदि को अपनाने और धार्मिक, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंडवादिता इनसे दूर रहने का नारा भी लगाया था। उन्होंने कहा कि हमें इन चीजों से दूर रह करके और वास्तविक जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका सम्मान करना चाहिए। तीसरी इनकी विशेषता है अतीत का गौरवगान, अतीत गौरव की भावना या अतीत का गौरवगान। देश में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार ने भारत का एक कल्याण भी किया था। अंग्रेजी शिक्षा जब प्रचार हुआ तो यानी एक कल्याण भी किया था। वो क्या था? अंग्रेजी के माध्यम से भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य, वहां की विचारधाराओं, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों, नवीन विज्ञान और प्राचीन इतिहास आदि का परिचय प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन लोगों को पढ़ने से। और इस युग के कुछ उदार मना जो अंग्रेजी, जर्मनी या रूस इनके विद्वान थे, उन लोगों ने यहाँ की संस्कृत और भारत की जो देशी भाषाएं हैं उनका साहित्य पढ़ा, यहाँ का प्राचीन इतिहास पढ़ा, यहाँ के पुरातत्व को देखा, आदि को देख करके समर्पित भाव से अध्ययन करके और अपने इस भारतीय संस्कृति को उन्होंने सराहा, प्रशंसा भी की। और इस अतीत गौरव की भावना ने अंग्रेजों द्वारा हीनता के शिकार
देशवासियों को अपने अतीत के प्रति स्वाभिमान और गौरवमयी भावनाओं से भरने के लिए तरह तरह के आंदोलन चलाए गए। यानी उस समय जो हमारे जो युग पुरुष थे, उन युग पुरुषों ने क्या किया कि यहाँ की जैसे अपनी भारत की जो गौरवमयी संस्कृति है, स्वाभिमान है, उसके प्रति लोगों को जागृत किया। इन आंदोलनों ने राजनीतिक चेतना को जागृत करने में बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। चौथी इसकी विशेषता है, राष्ट्रीय युग चेतना का उन्मेष भी इसमें हुआ था। यानी जो ये आधुनिक युग था, आधुनिक युग में जो भारतेंदु युग है, तो उसमें राष्ट्रीय चेतना का समावेश भी था, उन्मेष था। भारतेंदु युग के महान साहित्यकारों और प्रबुद्ध विचारकों ने जब देखा कि भारत का समस्त धन विदेशों में जा रहा है, तब उन्होंने अपनी कविताओं विचारों से भारतीय जनमानस को जागृत करने का सफल प्रयास किया था और कहा कि भाई अपना जो देश का माल है वो विदेशों में जा रहा है। तब उन्होंने एक लिखा था कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह तिकवारी। अर्थात अंग्रेजों ने सुख साज तो भारी लगाए, लेकिन यहाँ का जो धन है वो विदेशों में जा रहा है, ये सबसे बड़ा दुख है। और इस युग के महान कवियों ने भारत के स्वाभिमान और प्राचीन गौरव को अपनी रचनाओं में स्थान देकर के भारतीय जनता को भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रति पुनः लगाव उत्पन्न करने का प्रयास भी किया था। भारतेंदु की जैसे विजयनी विजय वैजयंती, प्रेमगन का आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व नया समत, राधा कृष्णदास की भारत बारे मासा और विनय, ये जो कविताएं थी वो देशभक्ति की प्रेरणा से संयुक्त है। ये सारी की सारी कविताएं हैं वो देशभक्ति से युक्त है। और निस्संदेह इस युग में देश प्रेम की भावना द्वितीय युग के समान तो नहीं हो पाई, लेकिन देशभक्ति का अंकुरण यहीं से प्रस्फुटित होने लगा था। देशभक्ति का जो अंकुरण था वहीं से प्रस्फुटित होने लगा था, लोग अपने देश के बारे में समझने लगे थे। पांचवा है, सामाजिक चेतना को नई दिशा मिली। इस काल में सामाजिक चेतना भी प्रबुद्ध हुई, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया, बाल विवाह और वृद्ध विवाह का विरोध हुआ। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर के जो कविताएं लिखी गई, उनमें प्रतिपाद्य की नवीनता, सौहार्द की भावना, इन सभी ने जनमानस को काफी दूर तक प्रभावित किया। यानी लोगों ने जब कविताएं पढ़ी, जैसे मान लो यदि निराला की कोई कविता पढ़ते हैं, वो भिक्षुक वाली, वह आता तो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। यानी उस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक भिक्षुकों के प्रति, भिखारियों के प्रति, कितनी एक गरीबों के प्रति यानी एक संवेदना जागृत होती है। तो इसी प्रकार उन्होंने भी बहुत सारी कविताएं लिखी। कविताओं से लोगों का जनमानस को अपने इन यानी विरोधी भावों की तरफ मोड़ा, जैसे अस्पृश्यता है, इनको हटाने के लिए। इसी प्रकार जैसे भारतेंदु है, प्रेमगन है, प्रताप नारायण मिश्र है, इनकी कविताओं में सुधारवादी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत हुआ है। जैसे भारतेंदु है, भारतेंदु की एक कविता है, उसका लिखा हुआ है कि विधवा ब्याह निषेध कियो व्यभिचार प्रचार्यो, रोकी विलायत गमन कूप मंडूक बनाओ, औरत को संसर्ग छुड़ाए प्रचार घटाओ, बहुदेवी देवता भूत प्रेत पूजाई, ईश्वर से सब विमुख किए हिंदुन घबराई। अर्थात इन्होंने कहा है कि भाई हिंदुओं, तुम लोग जो है विधवा विवाह का विरोध करते हो, जबकि ये विधवा विवाह का विरोध करना एक व्यभिचार को बढ़ाना है। रोकी विलायत गमन कूप मंडूक बनाओ, औरत को संसर्ग छुड़ाए प्रचार घटाओ। अर्थात क्या है कि आप अपनी भारतीय संस्कृति की अस्मिता को नुकसान पहुंचा रहे हो और बहुत सारे देवी देवताओं को पूज करके भूतों की पूजा करने का ये काम करके आप अंधविश्वास बढ़ा रहे हो, जो ये ठीक नहीं है। इस युग में आर्थिक चेतना के आयाम भी हुए। इस युग में भारतीय अर्थव्यवस्था के बिखरते हुए और टूटते हुए रूप को पुनर्जीवित और सुदृढ़ बनाने की कामना से कवियों ने स्वदेशी उद्योगों और वस्तुओं का प्रयोग करने को समझाने के लिए जनमानस को कविताओं के माध्यम से समझाया। यानी उन्होंने कहा कि भाई हमें देश की ही चीज पहननी है, देश की वस्तुओं को काम में लेना है, तो इस प्रकार की कविताएं भी लिखी गई। भारतेंदु ने प्रबोधिनी जो कविता लिखी थी उसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है। भारतेंदु की जो प्रबोधिनी कविता है उसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा के बारे में बताया गया है। इन कवियों ने प्राचीन भारत की समृद्धि का वर्णन करते हुए सामयिक काल के आर्थिक शोषण, अकाल, महंगाई, महामारी और करों के बोझ से त्रस्त जनता के करुणाजनक चित्र भी उपस्थित किए हैं। जैसे प्रताप नारायण मिश्र की एक कविता है, उसमें क्या लिखा हुआ देखिए कि तब ही लख्यो जह रहो एक दिन कंचन बरसत, अर्थात जहां कहीं सोना बरसता था। ते चौथाई जन रूखी रोटी हूं को तरसत, जहां आम की गुठली अरु बिरछन के छाले, ज्वार चून मामेल लोग परिवार ही पाले, अरे नोन तेल लकड़ी घासों पर टैक्स लगे जाए, चना चिरौंजी मोल मिले जे दीन प्रजा के। अर्थात उन्होंने कहा कि ये देश की प्रजा, ये देश वही है जहां पर सोने की बरसात हुआ करती थी, और आज जो कभी अंधाता हुआ करता था, आज वो एक रोटी के लिए तरसता है।
जहां आम की गुठली और बिरछन की अर्थात वृक्षों की छालें खाकर के व्यक्ति अपने परिवार और पेट को पाल रहे हैं। तेल, लोन, लकड़ी, घास, इन पर टैक्स लगाया जा रहा है और छोटी छोटी चीजें हैं वो मोल मिलने लग रही है। यानी अपने देश में पैदा होने वाले चीजों पर टैक्स लग करके और फिर वो हमें प्राप्त होती है। तो यानी इससे दीन प्रजा कहाँ मिलेगी, अर्थात भारत की प्रजा है वो दीन है। और इसमें एक देशभक्ति की भावना भी मिलती है। भारतेंदु युग की एक विशेषता है देशभक्ति की भावना। भारतेंदु युग से पहले रीतिकाल के कवि है वो राजाओं के दरबार में रहा करते थे और राजाओं के दरबार में रहकर के अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में अपना कवि कौशल दिखाया करते थे। वे आश्रयदाता राजा के अलावा दूसरे राजा अथवा राज्य में किसी आमजन की प्रशंसा नहीं कर सकते थे। इस कारण उनमें देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव पाया जाता है। भारतेंदु युग के कवियों ने पहली बार देशभक्ति के भाव अपनी रचनाओं में व्यक्त किए हैं। ये देशभक्ति की भावनाएं हैं वो इसी काल से शुरू होती है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी में लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा, इनका उद्धार आदि था। और हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए थे। भारतेंदु युग आधुनिक चेतना के आरंभ का काल है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार कवि देशभक्ति की भावना को व्यक्त करने का यथासंभव प्रयत्न करते थे। जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध एक लाइन प्रसिद्ध है आधुनिक युग की कि भीतर भीतर सब रस तुझसे हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज। यानी ये अपने देश को लूट खसोट करने वाले कौन है, अंग्रेज ही है। तो ये कविताओं के माध्यम से भी उन्होंने करना शुरू किया। रीतिकालीन श्रृंगार के प्रति भावना प्रति दृष्टि, यानी रीतिकालीन श्रृंगार भावना के प्रति भी दृष्टि थी, क्योंकि रीतिकाल समाप्त हुआ ही था। तो इतने समय में रीतिकाल समाप्त तो हो नहीं सकता, इसलिए इन कवियों में भी यानी रीतिकालीन जो काव्य विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। भारतेंदु युगीन कवियों पर भक्तिकालीन कवियों की भक्ति भावना का और रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिता का भी प्रभाव था। इन कवियों की दृष्टि में रस ही एक रस काव्य की आत्मा है। भारतेंदु प्रेम घन राधा कृष्णदास ने श्रृंगार पर रचनाएं लिखी है, जिसमें रीतिकालीन नक्षिक वर्णन, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद ये स्पष्ट रूप से झलकते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि इन्होंने रीतिकालीन कविताएं भी लिखी है। नौवीं इसकी विशेषता है हास्य व्यंग्य का प्रवेश। भारतेंदुकालीन कवियों ने जहां देश की समस्याओं पर विचार करने का गंभीरता से परिचय दिया, वहीं अपनी काव्य रचनाओं में हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी दर्शाई गई है। इन कवियों ने विदेशी शासन, विदेशी सभ्यता, अंधविश्वास, पुलिस के अत्याचार, मद्यपान आदि पर हास्य व्यंग्य के माध्यम से प्रकाश डाला। हास्य व्यंग्य कविताएं लिख करके मैं समझता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को यानी CCA by DR रोज या CCA by DR लेक्चरर, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सर्च करके भी आप अगले वीडियो जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में कुछ हास्य व्यंग्य रचनाएं जो जिनमें थी, एक तो नए जमाने की मुकरी, उर्दू का साया, बंदर सभा, ये हास्य व्यंग्य रचनाएं थी। जैसे अंग्रेजी रंग में रंग करके साहब कहलाने का जो अनुभव करने वाले भारतीय युवक थे, उन पर अंबिका दत्त व्यास ने एक व्यंग्य लिखा था। और वो व्यंग्य क्या था, उन्होंने लिखा था कि पहिरी कोट पतलून बूट अरु हेट धारी शिर, बालू चढ़ा चश्मा लेवेंडर को लगाई फिर, निज माइन के रचे बसन भूषण नहीं भावत, मैनचेस्टर अरु लिवरपूल से लादी मंगाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई देश के कपड़े तो उनको पसंद आते नहीं, अच्छे लगते नहीं हैं, और ये लोग क्या करते हैं, यानी विदेशी कपड़े मंगा करके और अपने आप को सूट बूट वाला बाबू कहलाने की मन में रखते हैं। 10वीं इसकी विशेषता है रस व्यंजना। रस व्यंजना की दृष्टि से भारतेंदु युग में श्रृंगार को सर्वाधिक प्रभुता मिली है, सबसे प्रमुख है श्रृंगार को मिली है। और इस युग में रीतिकाल की तरह श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। जैसे भारतेंदु ने उनके जो काव्य हैं, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, इनके नीचे अंडरलाइन करनी है, प्रेम फुलवारी, इन सभी में भक्ति श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार दोनों का समावेश उनमें मिलता है। इस युग में हास्य व्यंग्य परक रचनाएं भी लिखी गई थी, जिसमें पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियां, इन पर अच्छा प्रहार किया गया है। इसके अलावा होता है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कविता में प्रकृति का रूप परंपरागत है, अर्थात पहले से जिस प्रकार प्रकृति का वर्णन है वैसा का वैसा ही है। कहीं तो बंदी बंदाई परिपाटी पर प्रकृति का आलम्बनात्मक रूप प्रस्तुत हुआ है, कहीं अलंकारिक विधान में प्रकृति को माध्यम बताया गया है। ऋतु वर्णन की अपेक्षा
ऋतु विशेष में नायक और नायिका की मनोदशाओं का चित्रण ज्यादा किया गया है। इसमें क्या है कि नायक नायिकाओं की दशा का ज्यादा वर्णन किया गया है। अब इसका कलात्मक पक्ष देख लीजिए। कलात्मक पक्ष में क्या है? कलात्मक पक्ष में क्या है कि समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की अत्यंत लोकप्रिय कार्य पद्धति रही है। यहाँ क्या है कि एक लाइन दे दी जाती थी, फिर उस लाइन को पूरा करना पड़ता था। ये कवियों की एक परीक्षाएं होती थी। काव्य प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि समाजों और गोष्ठियों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्याएं पूर्ति करवाई जाती थी। जैसे कानपुर के रसिक समाज में एक लाइन लिख करके दी थी, पपिया जब पूछी है पीव कहाँ, पपिया जब पूछी है पीव कहाँ। तो प्रताप नारायण मिश्र ने इसको पूरा करके दिया था। यानी ये छोटी सी लाइन दी कि भाई इसके आधार इस पर लिखो, यानी अंतिम लाइन है वो ये होनी चाहिए, पपिया जब पूछी है पीव कहाँ, अंतिम लाइन ये होनी चाहिए। तब वो प्रताप नारायण मिश्र ने देखिए लिखी है कि बन बेटी है मान की मूर्ति सी, बन बेटी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न ना ही ना, तुम ही मनोहारी का हार परे सखियन की कौन चलाई तहां, बरसा है प्रताप जो धीर धरो अब लोमन जो समझाए जहां, ये बयार तभी बदलेगी बधू पपिया जब पूछी है पीव कहां। यानी ये इन्होंने बना करके दी है। काव्य की दृष्टि से इस युग में मुख्य रूप से मुक्तक रचनाएं लिखी गई थी। वैसे कुछ प्रबंध गीत भी लिखे गए और निबंध गीत भी लिखे गए थे, लेकिन मुख्य रूप से इसमें मुक्तक रचनाएं लिखी गई है। और इस युग में कुछ ऐसी रचनाएं भी, क्षेत्रीय रचनाएं भी लिखी गई, जैसे कजलियां, काजलियां, फोली, लावनियां, गजलें, शेर, शापा, मरसिया, ये रचनाएं हैं, साहित्यिक रचना विधाएं हैं, वो भी लिखी गई थी। इस युग में अलंकार और भाषा का यदि देखा जाए, भारतेंदु युगीन कविताओं में अलंकारों का सहज रूप में अभिनिवेश किया गया है। छंद विधान में परंपरागत छंद है, छंद विधान में परंपरागत छंद है, जैसे दोहा, रोला, सोरठा, हरिगीतिका, कुंडलिया, मात्रिक छंदों के साथ साथ कवित, सवैया, शिखरणी, ये जो छंद जो है, छंद और अलंकार है, इनसे संबंधित आपके पाठ के वीडियो बनाए गए हैं। पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है, काव्य शास्त्र पूरा, यानी छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण, काव्य दोष, रीतियां, सब कुछ आपको बताया हुआ है, शब्द शक्तियां, वहां से आप देख सकते हैं। वंशस्थ, वसंत तिलका आदि वर्णिक छंदों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। अब भारतेंदु युग के कवि देख लीजिए। भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि, कई बार इतना ही पूछ लिया जाता है कि पंडित, एक तो भारतेंदु थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, लाला जगमोहन सिंह, श्रीनिवास दास और राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह है, ये लाला नहीं है, यानी ठाकुर जगमोहन सिंह, ये इस युग के। लाला श्रीनिवास दास है, ये लाला श्रीनिवास दास है। तो इस प्रकार आप, यानी जो है आधुनिक युग में यदि मान लो इसका भारतेंदु युग का कोई प्रश्न आ जाता है, तो उस प्रश्न को आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।